आदाब। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपका और हमारा रिश्ता है ये और मजबूत हो सके। आज के इस एपिसोड में हम बात करना चाह रहे हैं बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया है 30 सितंबर को, और यूपी के हाथरस में जो दलित युवती के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है उसके लिए। आज का हमने जो सब्जेक्ट तय किया है बाबरी मस्जिद का अन्यायपूर्ण फैसला और हाथरस का अत्याचार, तो सिर्फ एक झलकी है। यानी ये जो अपराध हैं ये अपराध इसलिए होते हैं कि कानून का डर अपराधियों के दिल से निकल जाता है। अपराधी हैं वो कहीं जांच एजेंसियों की जांच की घालमेल या सबूतों से छेड़छाड़ या गवाहों को प्रलोभन या न्यायालय में किसी किस्म का रसूख और दबाव बना करके वो बरी हो जाते हैं, जिससे न्याय व्यवस्था कमज़ोर हो जाती है और समाज में और देश में अपराधियों का बोलबाला हो जाता है। इसीलिए एक से बढ़कर के एक अपराध होते हैं। यानी जो बाबरी मस्जिद का जो अपराध है वो एक बड़ा अपराध था, लेकिन न्यायालय ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। और हाथरस में जो अपराध हुआ है ये भी एक बड़ा अपराध है, और जिसमें जो अपराधियों को कब और कैसी सज़ा मिलेगी ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद की, 30 सितंबर को जो फैसला आया उस फैसले को सुन करके, उस फैसले को देख करके जो इंसाफ पसंद लोग हैं, देश के करोड़ों इंसाफ पसंद लोग हैं, वो मायूस हो गए। उनके चेहरे पे उदासी छा गई, क्योंकि किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा अन्यायपूर्ण फैसला सीबीआई की विशेष अदालत देगी। इस फैसले में जो जज महोदय हैं उन्होंने कहा कि हम 32 जो आरोपी हैं बाबरी मस्जिद विध्वंस के, उन सभी को हम बरी करते हैं, और उसकी वजह यह है कि इनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत विध्वंस के और साजिश के नहीं मिले हैं। इस पूरे प्रकरण के अंदर जो मुख्य आरोपी थे वो 49 थे, जिसमें से 17 की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी और 32 को न्यायालय ने 30 सितंबर को बरी कर दिया। इस फैसले की जो पूरे विश्व में जो मीडिया है, उसके बड़े बड़े जो अखबार हैं, टीवी चैनल हैं, उसने इस फैसले की आलोचना की है। उन अखबारों में और टीवी चैनल में प्रमुख रूप से न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन, द डेली स्टार, अरब न्यूज़, गल्फ न्यूज़, जियो न्यूज़, डॉन न्यूज़, द एक्सप्रेस, ट्रिब्यून, जंग, इन अखबारों और टीवी चैनल ने इस फैसले की आलोचना की है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने लेख में लिखा है कि भारतीय न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के सभी हाई प्रोफाइल नेताओं को बाबरी मस्जिद विध्वंस के केस के आरोप से मुक्त कर दिया है। अदालत के इस निर्णय से देश के मुसलमानों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है, जो पहले से ही पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को एक हिंदू राष्ट्र में बदलने के प्रयासों से खतरा महसूस करते हैं। ये अपने लेख में न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है। विदेशी मीडिया में जो आलोचना हुई है, उसी तरह भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर बहुत से लोगों ने, इंसाफ पसंद लोगों ने फैसले की आलोचना की है, फैसले पे सवाल उठाए हैं। और सबसे बड़ा सवाल उठाने वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण, उन्होंने सवाल उठाया है। इनके अलावा जो बाबरी मस्जिद विध्वंस केस की जो जांच करने वाला आयोग था, जस्टिस लिब्राहन आयोग, उसके जस्टिस लिब्राहन हैं, उन्होंने इस फैसले पे सवाल उठाया है। बीबीसी के स्टोरी में उन्होंने बताया है कि बाबरी मस्जिद को गिराना एक सोचा समझा षड्यंत्र था और मेरी जांच बिल्कुल सही थी। यानी मेरी जांच में मैंने साबित किया था तथ्यों के आधार पे, सबूतों के आधार पे, कि बाबरी मस्जिद को एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत गिराया गया था।
और इस फैसले पे जस्टिस लिब्राहन ने भी सवाल एक तरह से खड़ा किया है। इसके पहले हम जाएं तो इस बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो केस था, इस केस का जो ज़मीन का मालिकाना हक था उसका गत वर्ष फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट की जो 5 सदस्यों की बेंच थी उसने फैसला दिया और फैसला राम मंदिर के पक्ष में दिया, यानी वो ज़मीन थी वो पूरी राम मंदिर को दे दी। हमने खुद इस फैसले का स्वागत किया था। वो इसलिए किया था कि 5 विद्वान न्यायाधीश हैं, उन्होंने सहमति से फैसला दिया है, तो जाहिर सी बात है वो सर्वोच्च अदालत है, उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब बाद में उस बेंच के और जो भारत के चीफ जस्टिस थे उस बेंच के चेयरमैन थे सीजेआई रंजन गोगोई, जो कुछ उस फैसले के बाद रिटायर हो गए और कुछ महीनों बाद जिस तरह से वो राज्यसभा में उनकी नियुक्ति हुई, तब हमारे दिल में भी एक सवाल उत्पन्न हुआ और उस फैसले की भी बहुत से लोगों ने निंदा की थी, सवाल उठाए थे। लोगों ने कहा था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने न्याय नहीं किया है और ये न्यायपूर्ण फैसला नहीं दिया है। लोगों ने सवाल उठाए थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया है ज़मीन के मालिकाना हक का, क्योंकि ज़मीन के जो मालिकाना हक के जो टाइटल थे, कागजात थे, वो बाबरी मस्जिद के पक्ष में थे, लेकिन फैसला राम मंदिर के पक्ष में दिया गया, इसलिए लोगों ने सवाल उठाए थे। हालांकि हमने तब उस फैसले का स्वागत किया था, लेकिन 30 सितंबर के फैसले को देखते हुए ये लग रहा है कि वो फैसला भी कहीं न कहीं न्यायालय की बहुत बड़ी चूक थी या न्यायालय बहुत दबाव में था, जो भी चीज़ें हैं। उस फैसले में जो नवंबर 2019 में जो फैसला आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, जिसका विध्वंस हुआ था, वो एक आपराधिक कृत्य था, क्रिमिनल एक्ट था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको अपराध माना था जो गत वर्ष में, लेकिन 30 सितंबर को सीबीआई की जो विशेष अदालत है उसने उसको अपराध नहीं माना और सभी मुख्य आरोपियों को बरी कर दिया। और आप देखिए कि अगर कोर्ट है वो अगर कम से कम 1 दिन की सज़ा देता या 1 रुपया जुर्माना उन पे करता आरोपियों पे, तब भी लगता कि कहीं फैसला दिया गया है, लेकिन सीबीआई की अदालत ने पूरी तरह अन्यायपूर्ण फैसला दिया है। आप देखिए कि 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, वो दिन के उजाले में हुआ था। लोगों के पास ऑडियो हैं, लोगों के पास वीडियो हैं, लोगों के पास फोटोग्राफ हैं। उस वक्त अखबारों में छपी थी सारी चीज़ें, और इसके बावजूद भी जो कोर्ट का ये कहना कि ठोस सबूत नहीं है। जहाँ तक साजिश की बात है तो 1989, 90 और 91 में जो इस पूरे केस के अंदर जो मुख्य आरोपी हैं, उन आरोपियों में एक लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने पूरे देश में यात्रा निकाली थी और कार सेवा के नाम पे, राम रथ यात्रा के नाम पे, और अयोध्या में एक बड़ी भीड़ जमा की गई थी। और उन दिनों में यानी बाबरी मस्जिद की विध्वंस से पहले और विध्वंस के बाद देश के कई भागों में दंगे हुए थे और उन दंगों में सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए थे। ये सारी चीज़ें तब मीडिया के अंदर, अखबारों में मौजूद थी, लोगों के पास उसके ऑडियो, वीडियो और फोटो मौजूद हैं। इसके बावजूद कोर्ट ने कहा कि वो ठोस सबूत नहीं थे। तो ये फैसला एक बड़ा ही सवाल खड़ा करता है कि ऐसा फैसला क्यों दिया गया। अब अगर हम इसके अंदर और चीज़ देखें तो ये जो फैसला आया था, इस फैसले से एक चीज़ साफ हो गई कि अदालतें हैं जो लोकतंत्र का एक स्तंभ होती हैं, और विधायिका हैं और जो और प्रशासनिक तंत्र है, ये सारा दबाव में है और वो अपराधियों को सज़ा देने के मामले में कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ता जा रहा है। और इसी से अपराधियों के हौसले हैं वो बुलंद होते हैं। और आज जो हाथरस में जो गत दिनों घटना हुई है, ऐसी घटनाएं देश के और भागों में कभी कभार हुई हैं और भी बढ़ सकती हैं। जिसका प्रमुख कारण ये है कि जब अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं होगी, अपराधियों को सज़ा नहीं दी जाएगी, तुरंत सज़ा कोर्ट नहीं देगा, और या उनको कहीं न कहीं
ठोस सबूतों के अभाव में या और किसी दबाव में उनको बरी कर देगा, या जांच एजेंसियां हैं वो पूरे साक्ष्य नहीं जुटा पाएंगी, तो हमारा लोकतंत्र उससे कमज़ोर हो जाएगा और कानून का राज है वो एक तरह से बहुत कमज़ोर हो जाएगा और अपराधियों का बोलबाला होगा और अपराध बढ़ेंगे। हाथरस की जो रेप का कांड और ये जो हत्या है, इस मामले में फोरेंसिक जो जांच है उसमें ऐसा कहा बताया है कि उसमें दुष्कर्म नहीं किया गया। वो जो दलित लड़की है उसका जो सामूहिक रेप और मर्डर करने वाले लोग हैं, जो लड़की के साथ जो मारपीट की गई और कुछ दिनों वो ज़िंदगी और मौत में अस्पताल में जूझते हुए गत दिनों जिसकी डेथ हो गई, उसके सारे चीज़ों पे पर्दा डालने के लिए रातों रात पुलिस की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार कर देना, उसके गांव को और उसको घर को पुलिस की किलेबंदी में कैद कर देना और डीएम का घर वालों को जाके धमकाना और डराना कि आप मुंह मत खोलना, एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। और 2 दिन तक मीडिया का गांव में घुसने नहीं देना और मीडिया कर्मियों के साथ, खास तौर से जो महिला पत्रकार हैं उनके साथ पुलिस की बदसलूकी, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। इस बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं वो गाँव में पहुँचने की कोशिश करते हैं और उनके साथ पुलिस की बदसलूकी और कहीं लाठीचार्ज, और उसके बाद में उनको प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को गांव में 3-4 लोगों के साथ जाने की परमिशन मिलना, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़ा कर रही है कि यूपी की सरकार आखिर क्या छुपाना चाहती है विपक्ष के नेताओं से और मीडिया से। और हालांकि यूपी सरकार ने पुलिस के कुछ अफसरों और सिपाहियों का सस्पेंशन किया है और न्याय दिलवाने की बात कही है, लेकिन सबसे दर्दनाक पहलू इसके अंदर ये है कि अपराधी हैं उनके पक्ष में, जो अपराधी लड़के बताए जा रहे हैं, जो आरोपी हैं, जो ठाकुर समाज के हैं, और उनके पक्ष में उच्च वर्ग के लोगों ने जो करीब 12 गांवों के बता रहे हैं, वहाँ पंचायतें हो रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं और वो अपराधियों का बचाने का प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व विधायक हैं राजवीर पहलवान, जिन्होंने कहा है कि लड़की है उसका जो मर्डर है, उसकी हत्या है, वो इन आरोपियों ने नहीं की है बल्कि उस लड़की के भाई और माँ ने उसकी हत्या की है। ये अपने आप में बहुत बड़ी शर्मनाक बात है भारतीय जनता पार्टी के इस पूर्व विधायक की। ये जो सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये एक विचारधारा के तौर पे हो रही हैं। देश में एक विचारधारा जो नफ़रत के तौर पे फैल रही है, देश में एक विचारधारा जिसने नफ़रत फैला करके वो प्रशासनिक तंत्र में, वो विधायिका में, वो विचारधारा उसके अंदर न्यायपालिका में, वो विचारधारा मीडिया के अंदर, यानी हर जगह देश का जो शोभा है, देश के जो संस्थाएं हैं, उन सब में उस विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग आज पहुंच चुके हैं। और ये विचारधारा वो है जो इस देश के को एक विचारधारा विशेष का देश बनाना चाह रही है। और ये विचारधारा वो है, वो देश के अंदर मुसलमानों से, ईसाइयों से, कम्युनिस्टों से नफ़रत करती है। ये विचारधारा वो है जो देश के अंदर जो करोड़ों की संख्या में दलित और आदिवासी हैं, जिनको सदियों से, सैकड़ों, हजारों वर्षों से जो शूद्र बना के उनका शोषण कर रही थी, उनका पुनः शोषण करना चाह रही है, उनको पुनः उसी शूद्र वाले दर्जे में रखना चाह रही है। ये विचारधारा आज चारों तरफ पनप चुकी है और यही विचारधारा की वजह से बाबरी मस्जिद जैसे जघन्य अपराध हुए, उसके विध्वंस के। और यही विचारधारा ऐसी है जो आज एक लड़की के साथ, एक दलित युवती के साथ जो रेप और मर्डर हुआ है, उसके अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। एक पहलू और भी देखें आप कि एक तरफ देश के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान, जो देश में आतंकवादी घटनाओं को प्रोत्साहित करता है, जो कश्मीर के अंदर या देश के अन्य भागों में उसने कई आतंकवादी हमले करवाए हैं, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और दूसरी तरफ चीन उत्तर की तरफ वो हमारा और बड़ा दुश्मन बन कर के सामने खड़ा है, हमारी बॉर्डर पे खड़ा है, हमारी ज़मीन को हड़पना चाहता है। गत दिनों मई में उसने हमारे करीब 20 सैनिकों की हत्या कर दी, जो शहीद हो गए, जो इतना बड़ा अपराध किया, वो अलग हमें धमकी दे रहा है। और चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ हो चुका है। चीन हमें चारों तरफ से घेरने का षड्यंत्र रच रहा है। दूसरी तरफ हम अंदर खाने हमारे लोकतंत्र को इतना कमज़ोर कर रहे हैं, हम कानून के राज को इतना कमज़ोर कर रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि
फलां अपराधी है, वो अपराधी इसलिए नहीं है कि वो फलां जाति का है और फलां विचारधारा का है, इसलिए उसने कितना भी बड़ा अपराध कर दिया हो वो अपराधी नहीं है। और ये जो अपराध हैं इसीलिए अपराध बढ़ रहे हैं। अगर बाबरी मस्जिद के मामले में बाबरी मस्जिद को विध्वंस करने वालों को सज़ा मिलती तो देश के अन्य मामलों के अंदर जो अपराध कर रहे हैं उनके हौसले पस्त होते। अगर जो दंगे हुए हैं उन दंगों के आरोपी जो दंगाई हैं उनको अगर समय पे सजाएं मिलती तो देश में अन्य भागों में दंगे नहीं होते। अगर हाथरस जैसे जो कांड हुए हैं उसके अंदर पहले ऐसी चीज़ें हुई हैं उनको अगर तुरंत जांच करके अगर उनको सज़ा मिलती तो नए नए किस्म के अपराध नहीं होते। एक चीज़ फिर कह रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद का फैसला और हाथरस कांड है ये सिर्फ एक झलकी है। अगर लोकतंत्र को पसंद करने वाले, न्याय को पसंद करने वाले, सब लोगों को साथ लेके चलने वाले, गंगा जमनी तहजीब में विश्वास करने वालों ने अगर लोकतंत्र की रक्षा नहीं की, कानून के राज की रक्षा नहीं की तो देश में ऐसा बोलबाला हो जाएगा कि देश के अंदर एक तरह से लोकतंत्र और कानून के राज की हत्या कर दी जाएगी और फिर कुछ भी हो सकता है। यानी कोई भी हाथरस जैसी घटनाएं हो सकती हैं, कहीं भी बाबरी मस्जिद जैसी घटनाएं घट सकती हैं। यानी अपराधी हैं वो कोई भी अपराध कर सकते हैं क्योंकि उनको कानून का डर नहीं रहेगा। वो किसी भी रसूख से या गवाहों को दबा करके या सबूतों से छेड़छाड़ करके और वो बरी होके आ सकते हैं। मैं पुनः सीबीआई की अदालत के जो फैसले पे प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ कि ये फैसला अन्यायपूर्ण है और ये ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए था। लेकिन अफसोस कि उसने तमाम उन आरोपियों को, जो एक बड़ी भीड़ को जिन्होंने जमा किया, उन तमाम आरोपियों को, जो मुख्य आरोपी थे, उनको बरी कर दिया। और देश के एक बहुत बड़े तबके में, देश के करोड़ों लोग, इंसाफ पसंद लोग हैं, उनका न्याय व्यवस्था से विश्वास उठता जा रहा है। और न्याय व्यवस्था से विश्वास उठना देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।